साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए आज हम पढ़ते हैं संज्ञा। संज्ञा नाउन। तो सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। ठीक, नाम को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। यानी हम अपनी भाषा में कहें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा की परिभाषा क्या हो गई? संज्ञा की परिभाषा हो गई, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध होता है। अर्थात किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। साथियों, यहाँ एक शब्द आया है विकारी। तो विकारी शब्द का अर्थ क्या होता है? विकार यानी शब्द में परिवर्तन हो जाना। तो संज्ञा ऐसे शब्द हैं जिनमें विकार या परिवर्तन हो जाता है। तो याद रखना कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अब संज्ञा जो है आपकी 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का सूचक है, जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम। जैसे मान लीजिए राम खेलता है, तो ये राम किसी का भी नाम हो सकता है, तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसमें किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है। दूसरी अब अपन बात करें जातिवाचक संज्ञा की, तो जातिवाचक संज्ञा में क्या है? संपूर्ण जाति का बोध होगा। जैसे नदी, तो नदी अभी यहाँ किसी प्रॉपर नदी का नाम नहीं है। कौन सी नदी है? गंगा है या सरस्वती है या यमुना नदी है। तो केवल नदी शब्द आएगा तो नदियों की संपूर्ण जाति का यहाँ बोध हो रहा है। तो नदी जो है जातिवाचक संज्ञा है। अब भाव की बात करें तो भाव, इसमें व्यक्ति के भाव होते हैं। क्रोध, यौवन, मिठास, ये सभी भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे अगली जो अपनी चौथे नंबर की संज्ञा है, वो है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा में संपूर्ण एक समूह का बोध होता है। जैसे मान लीजिए टीम। ठीक है, ये टीम मतलब ये पूरे समूह से मिलकर के टीम बनती है, व्यक्तियों के समूह से, है ना। टीम, है ना। जनता, तो ये क्या है? ये समूहवाचक संज्ञा है। इसके बाद अपन बात करें द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक मतलब धातु, पदार्थ आदि का बोधक करने वाली संज्ञाएं द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे सोना, चांदी, तावा, घी, ये सभी संज्ञाएं जो हैं द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। आइए अब हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को। तो जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसा कि हमने ऊपर समझाया भी था। जैसे व्यक्ति के नाम संध्या, धर्मेंद्र, सुरेंद्र, सचिन आदि। वस्तु के नाम गीता, रामायण, कार, घर आदि। स्थान के नाम कच्छ, गुजरात, मुंबई, दिल्ली, भोपाल आदि। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जैसे मान लो भोपाल किसी एक शहर का नाम है ना। इसके बाद दिशाओं के नाम जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदियों के नाम जैसे सिंधु, देखो सिंधु, गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं। अगर यहाँ मान लो नदी होता तो नदी पूरी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि नदी कोई भी नदी हो सकती है। लेकिन अगर प्रॉपर नाम डल के आए, सिंधु नदी या गंगा नदी या यमुना नदी, तो ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि प्रॉपर एक नदी का सूचक है यहाँ पर इनका नाम, है ना। अब देखिए अपन देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण। तो इसमें सबसे पहले दिया है विकास फुटबॉल खेलता है।
तो यहाँ पर विकास जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। फुटबॉल भी किसी वस्तु का नाम है तो फुटबॉल भी एक संज्ञा हो सकती है। उसके बाद दिया है राम मेरा दोस्त है, तो राम भी क्या है, यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी व्यक्ति का नाम है। प्रेमचंद्र एक उपन्यासकार है, तो प्रेमचंद्र क्या है, एक विशेष लेखक का नाम हो गया है ना, तो ये भी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद हम बात करें रोनाल्डो फुटबॉल के महान खिलाड़ी हैं, तो रोनाल्डो जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। जैसे अगला आपका उदाहरण है महेंद्र सिंह धोनी, इतिहास के सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं, तो महेंद्र सिंह धोनी भी क्या हो गई, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। आइए अब हम पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जाति यानी ये संज्ञा शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराएंगे। चलिए इसकी हम डेफिनेशन यानी परिभाषा पढ़ते हैं। जो संज्ञा शब्द एक ही प्रकार की वस्तुओं की संपूर्ण जाति का बोध कराती हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बच्चा, अब ये प्रॉपर किसी एक के लिए प्रयोग नहीं होता, संपूर्ण बच्चों की जाति का बोध हो रहा है। जैसे जानवर, नदी, नदी माने सारी नदियां आ जाएंगी नदी में। अध्यापक है ना, सारे अध्यापक आ जाएंगे। बाजार, पहाड़, खिड़की आदि, ये सभी क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। यहाँ ये शब्द एक ही प्रकार के प्राणी, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए यहाँ जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। तो लड़का कहने से सभी लड़कों का बोध होता है, इसलिए लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। वस्तु से सभी प्रकार की वस्तुओं का बोध हो रहा है, इसलिए वस्तु भी क्या होगी, एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जैसे नदी से गंगा, यमुना, सरस्वती आदि सभी नदियों का बोध हो सकता है। नदी शब्द का प्रयोग हम सभी नदियों के लिए कर सकते हैं, तो नदी भी यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य कहने से संसार की मनुष्य जाति का बोध होता है, इसलिए मनुष्य भी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। आगे दिया है बच्चे खिलौनों से खेल रहे हैं, तो बच्चे खिलौनों से खेल रहे हैं, यहाँ बच्चे भी जातिवाचक संज्ञा है और खिलौने भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। क्योंकि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है ना। पेड़ों पर पंछी बैठे हैं, तो पेड़ जो है संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, पंछी भी पंछियों की संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए यहाँ जातिवाचक संज्ञा है। जैसे अगला उदाहरण है आपका हिरण का शेर शिकार करता है, तो हिरण और शेर ये दोनों भी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि प्रॉपर कोई नाम नहीं है ना। सड़क पर गाड़ियां चलती हैं, तो सड़क और गाड़ियां भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो अपन यहाँ लिखा भी हुआ है, इन वाक्यों में हिरण, शेर, गाड़ियां शब्द जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये शब्द किसी विशेष वस्तु या प्राणी का बोध न कराकर शेर, हिरण व गाड़ियों की पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। तो भाववाचक संज्ञा की बात करें, जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव आदि की अवस्था का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। याद रखना, भाववाचक संज्ञा किन्हें कहते हैं, जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव की अवस्था का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, मिठास क्या है, एक भाव है ना। इस मीठा यानी गुण या स्वभाव का वर्णन यहाँ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये भाववाचक संज्ञा है। जैसे नेक्स्ट लिखा है आपका बुढ़ापा, तो ये बुढ़ापा मतलब उम्र को दर्शा रहा है, तो ये भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है ना। गुण, भाव, स्वभाव आदि का बोध कराए वो भाववाचक संज्ञा है। जैसे गरीबी, आज़ादी, साहस, वीरता आदि ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। यहाँ ये शब्द भावपूर्ण अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं, इसलिए यहाँ क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अब हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। उत्साह, ईमानदारी, बचपन ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञाएं हैं, है ना। जैसे उत्साह मन का भाव है, ईमानदारी से गुण का बोध होता है,
बचपन से जीवनी एक अवस्था या दशा का बोध होता है, इसलिए ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अन्य शब्दों से है। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में पन, तौ आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखिए जी, संज्ञा किसे कहते हैं, अभी अपन ने पढ़ा था कि किसी व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब हम बात करें, यहाँ विशेषण शब्द आया है, तो जो शब्द विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। उसके बाद हम बात करें क्रिया क्या होता है, किसी कार्य का होना क्रिया कहलाता है। और हम बात करें सर्वनाम क्या होते हैं, तो सबका नाम ही सर्वनाम कहलाता है, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इन सभी के बारे में आगे आने वाली वीडियो में हम बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो भी आपको मिलेंगी। चलिए अभी हम आगे पढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञाओं की रचना मुख्य 5 प्रकार के शब्दों से होती है। मुख्यतः 5 प्रकार के शब्दों से होती है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। ठीक है जी। तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण इन पांच प्रकार के मतलब जो है शब्दों से होता है। जातिवाचक संज्ञा से होता है, सर्वनाम से होता है, विशेषण से होता है, क्रिया से होता है और अव्यय होता है, अव्यय से होता है ना। तो अब हम बात करते हैं, अव्यय होता है जिसका व्यय ना हो सके, अव्यय कहलाता है, या जिसके खंड ना हो सके। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो देखिए, पशु क्या है, संपूर्ण जाति का बोध कराता है ना। तो पशु का भाव क्या होगा, पशुता। पात्र का भाववाचक होगा पात्रता। बच्चा ये संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, तो बच्चा का भाव क्या होगा, बचपन। बचपन क्या है, भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार नारी, संपूर्ण नारी जाति का बोध कराते हैं, तो नारीत्व ये भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो ये जो शब्द आए यहाँ पर अपन देख सकते हैं, ये सब जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा हमने बनाया है ना। तो अब आगे हम बात करते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो विशेषण क्या होता है, जो विशेषता बताते हैं वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर विशेषता बताई जाएगी और उनसे भाववाचक संज्ञा अपन, जैसे एक विशेषता हो गई ना, एक ही चीज़ है, तो एक का भाव क्या होगा, एकता। खट्टा विशेषता हो गई, कैसी चीज़ है, खट्टी, तो खट्टा का भाव हुआ खटाई। मोटा भी देखो एक विशेषता है, तो मोटा का क्या हो जाएगा, मोटापा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे पागल, पागल भी एक विशेषता हो गई, तो पागल का भाववाचक क्या होगा, पागलपन। तो इस तरीके से हमने विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखा। अब चलिए हम देखते हैं क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो क्रिया किसी कार्य का होना या करना क्रिया कहलाती है। जैसे सोना, उठना, बैठना, रोना, जागना, ये सब क्रिया के उदाहरण हैं। तो देखिए क्रिया से हम भाववाचक संज्ञा, तो खोज, खोज एक क्रिया है, तो खोजना खोज है ना। पीटना यानी पिटाई, ठीक है। बुलाना यानी बुलावा, कूदना यानी कूद, ये सब भाववाचक संज्ञाएं बनाई गई है ना। अब उसके बाद हम बात करते हैं संज्ञा से विशेषण बनाना। तो संज्ञा से विशेषण, विशेषण वे शब्द होते हैं जो शब्द विशेषता बताए वो विशेषण कहलाते हैं। तो देखिए संज्ञा से विशेषण कैसे बनेगा, जैसे काम ये संज्ञा है, तो काम का विशेषण हो जाएगा कामनी। कमाऊ संज्ञा है, कमाऊ है ना। कमाई, कमाई क्या है, संज्ञा है, कमाई से कमाऊ। चाचा संज्ञा है, चचेरा जो है विशेषण हो जाएगा। देश संज्ञा है, देसी ये विशेषण है, ठीक है। क्रिया से विशेषण बनाना, क्रिया से विशेषण बनाना यानी लूटना क्रिया है, तो लुटेरा विशेषण हो जाएगा। जब हम विशेषण वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ आपको विस्तार से समझ में आएगा। पालना क्रिया है, इसका विशेषण होगा पालतू। भूलना एक क्रिया है, इसका विशेषण होगा भुलक्कड़। देखना क्रिया है, इसका विशेषण होगा दिखाऊ। अब देखिए, अब हम बात करें सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना।
तो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, सर्वनाम माने सबका नाम, जैसे अपना, अपना ये सबके लिए प्रयोग होता है, तो अपने का भाववाचक क्या हो जाएगा, अपनापन। मम माने मेरा होता है, तो मम का भाव हो जाएगा ममता, है ना। सर्व यानी सर्वस्व, आप यानी आपा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा। तो क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना देखेंगे। सबसे पहले क्रिया विशेषण होता क्या है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, क्रिया और विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे, राम तेज दौड़ता है, ठीक, राम तेज दौड़ता है, तो ये दौड़ना क्या है, क्रिया है, लेकिन यहाँ क्रिया की भी विशेषता बता दी। कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो तेज जो ये शब्द है ये विशेषण है, तेज शब्द क्या है, विशेषण है। तो इस प्रकार ये तेज शब्द है, ये क्रिया की भी विशेषता बता रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ मंद क्रिया है, तो मंदी भाववाचक हो गया, भाववाचक संज्ञा, है ना। दूर क्रिया है, दूरी भाववाचक संज्ञा हो गई। तीव्र एक क्रिया है, तीव्रता भाववाचक संज्ञा हो गई। शीघ्र क्रिया है, शीघ्रता भाववाचक संज्ञा हो गई। हम बात करते हैं अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय होता है वे शब्द जिनका व्यय ना हो, अर्थात जिनको दो या दो से अधिक भागों में ना बांटा जा सके, अव्यय कहलाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए दिन एक शब्द है, आप इसके खंड नहीं कर सकते। जैसे लिखा होता प्रतिदिन, तो प्रतिदिन एक शब्द है, इसके खंड हो जाएंगे, एक प्रति में, एक दिन में, लेकिन दिन शब्द का कोई खंड नहीं होगा। तो ये दिन जो शब्द होगा ये अव्यय कहलाएगा, मतलब इसका हम व्यय नहीं कर सकते। तो इस प्रकार जो है हम बात करें अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना, तो समीप अव्यय है, इसका होगा सामीप्य। साबास का होगा साबासी। वाह वाह का क्या होगा, वाह वाही। धिक का होगा धिक्कार। उसके बाद हमारी चौथे नंबर की जो संज्ञा है वो है समूहवाचक संज्ञा। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, समूहवाचक, यानी ये किसी समूह का बोध कराएंगे, है ना। तो जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह का या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह का या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे समूहवाचक संज्ञा के हम कुछ उदाहरण देखेंगे, समूहवाचक संज्ञा के हम उदाहरण देखेंगे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है व्यक्तियों का समूह, जनता या सभा, है ना। वस्तुओं का समूह, गुच्छा या मंडल। इसके बाद हम बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की। तो द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी तरल, ठोस, अधातु, धातु, पदार्थ, द्रव्य आदि वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए यहाँ हम आपको एक चीज़ बताएं, दो शब्द होते हैं, एक होता है द्रव और एक होता है द्रव्य। तो द्रव जो है ये है तरल, द्रव शब्द का अर्थ क्या है, तरल। जैसे तेल, पानी, है ना, पेट्रोल, डीजल, ये सभी क्या है, द्रव हैं। द्रव यानी तरल पदार्थ हैं। लेकिन यहाँ जो द्रव्य शब्द है ये द्रव्य शब्द का अर्थ होता है पदार्थ। द्रव शब्द का अर्थ क्या होता है, पदार्थ। जैसे सोना, चांदी, तांबा, घी, है ना, ये कोई भी पदार्थ हो सकता है, ये यहाँ ये वाला द्रव्य है। तो याद रखना, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा, तो जिस संज्ञा से किसी तरल, ठोस, अधातु, धातु, पदार्थ, द्रव्य आदि वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं जैसे तांबा, पीतल, सोना, लोहा आदि। तो उसके बाद हम बात करें महत्वपूर्ण बिंदु की, तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वाक्य में कोई शब्द संज्ञा के एक भेद को दर्शाता है, जबकि अन्य किसी वाक्य में वही शब्द
संज्ञा के दूसरे भेद को दर्शाता है ना। तो अपन ने इस प्रकार ये सारी संज्ञाएं पढ़ ली हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में चर्चा कर लें। जैसे लिखा है, देश का प्रत्येक परिवार खुशहाल है। इस वाक्य में यदि हम परिवार की संज्ञा देखें तो समूहवाचक संज्ञा होनी चाहिए, क्योंकि परिवार एक समूह का सूचक है ना, क्योंकि परिवार शब्द समूह का बोध करवाता है। लेकिन यहाँ परिवार जातिवाचक संज्ञा को दर्शाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस वाक्य में परिवार शब्द संपूर्ण देश के परिवारों को दर्शाता है ना। तो देश का प्रत्येक परिवार खुशहाल है, इसलिए यहाँ पर मतलब जो है कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी, है ना कि समूहवाचक। उसके बाद हम आगे बात करें, अतः किसी शब्द की संज्ञा का निर्धारण करते समय हमें उस शब्द के वाक्य में प्रयोग पर ध्यान देना होगा। हमें यह देखना होगा कि शब्द वाक्य में क्या दर्शा रहा है, ना कि परिभाषाएं रटकर किसी शब्द की संज्ञा का निर्धारण करना है। यानी सीधी सी बात है, यदि आप किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग करके देखोगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद हम बात करें, जब किसी एक ही नाम के अनेक व्यक्तियों का बोध करवाया जाता है तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। ध्यान से फिर से समझो, जब किसी एक ही नाम के अनेक व्यक्तियों का बोध कराया जाता है तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है, इतना याद रखना। तो जातिवाचक संज्ञा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में, कभी कभी जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में होता है। उदाहरण के लिए, राम एक सेवक है, तो यहाँ राम व्यक्ति है तो राम एक सेवक है, तो राम का प्रयोग जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रहा है। बच्चे कल अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे थे, है ना। उसके बाद हम बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा, तो कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में होता है। ऐसे किसी व्यक्तियों का और साधारण गुण या धर्म दिखाने के लिए किया जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जैसे मान लीजिए गांधी अपने समय के कृष्ण थे, तो यहाँ गांधी का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में हुआ है। जैसे यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है ना। इसी प्रकार भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा, कभी कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में होता है। जैसे यह सब कैसे अच्छे पहनावे हैं, तो यहाँ भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। तो साथियों हमने संज्ञा पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।